Hello and welcome to Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series of daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. This first article is very important क्योंकि इसका संबंध हमें देखने मिलेगा रिसेंट हुई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि आपको याद होगा 7 कैट फैमिलीज के इन एनिमल्स को बचाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यहाँ पर प्रपोजल दिया है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर आर्टिकल में है क्या। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया ने प्रपोज किया है एक ग्लोबल अलायंस फॉर बिग कैट्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसे ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बोला जा रहा है। ये बिग कैट्स हैं कौन सी, देखिए 7 मेजर कैट्स, जैसे हम बात करेंगे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर और चीता। इन सभी को ऐसी 97 कंट्रीज़ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इनकी हैबिटेट है, इनका ये बहुत अच्छे से यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आके इसका पार्ट बनेंगी। एंड फॉर द 5 years इंडिया will guarantee funding over rupees 800 crore. This is a big news and a big थिंग जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए रिसेंटली हुआ क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक डेटा यहाँ पर रिलीज़ किया है और जिसमें एक बात हमें समझ में आई है कि इंडिया में आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वी हैव 3167 tigers according to the recent and the latest estimation, which means अगर आप 2018 का सेंसस देखेंगे तो हमारे पास 2967 टाइगर्स हुआ करते थे। वहीं 2014 का अगर आप स्टेटस देखें तो आपको पता चलेगा 2226 टाइगर्स हमारे पास हुआ करते थे, विच मीन्स इंडिया इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। नाउ ये जो इम्प्रूवमेंट देखने मिली है ये इंडिया के 2 क्षेत्रों में देखने मिली है। एक तो हम शिवालिक रेंजेस की बात कर सकते हैं और दूसरा गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स की बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही एरिया है अगर आप देखेंगे जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी पाई जाती हैं, आपके ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन जैसी सारे एरियाज़ इसके अंदर फॉल आउट करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट्स वो क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर इनकी स्थिति सिचुएटेड बिल्कुल क्लियर नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए आईबीएसी को वापस से समझ लेते हैं, आईबीसीए को। इसके अंदर होने क्या वाला है, देखिए ये जो सारी कंट्रीज़ का मेंबर बनेंगी दे विल कम टुगेदर, एक साथ इसकी एडवोकेसी की जाएगी, पार्टनरशिप, नॉलेज, ई पोर्टल, कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म, पार्टनरशिप जैसे और फाइनेंस टैपिंग जैसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए इसका एक गवर्नर्स स्ट्रक्चर हमें देखने मिलेगा जो कि कैसा होगा, इसमें जनरल असेंबली कंसिस्ट करेगी ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज एंड अ काउंसिल ऑफ एटलीस्ट 7 मेंबर्स। ठीक है, एंड इट विल बी लिमिटेड टू लेस देन 15 मेंबर कंट्रीज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 year एंड सेक्रेटरीट। हालांकि इसको देखकर इंडिया को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि इंडिया को लगातार 5 साल तक यहाँ पर फंड करना है एंड देन इंडिया हैज़ टू मेक श्योर कि इसकी जो फंडिंग है वो बहुत अच्छे से चलती रहे ताकि ये जो 7 बिग कैट्स हैं इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है आईसीसीआर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इंडिया क्या करेगा, वो ब्रिज जो नेबर लैंग्वेजेस के साथ बना हुआ है उसको ये फुलफिल करेगा। अब देखिए हो क्या रहा था, आप इंडिया में कभी भी अगर देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि इंडिया का एक जो फोकस रहा है वो हमेशा यूरोपियन लैंग्वेजेस पर रहा है। जैसे स्पेनिश की बात कर लें, फ्रेंच की बात कर लें, जर्मन की बात कर लें, अलॉन्ग विद द languages of major Asian economies such as Chinese and Japanese. But when it comes to university, वो भी इसी तरीके के courses offer करती हैं जहाँ पर इन languages पर focus किया जाता है। But when it comes to India's neighbors, India's immediate neighbors, like अगर आप बात कर लें, देखिए म्यांमार, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान की आप बात
कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, तो यहाँ पर एक जो लैंग्वेज बैरियर है ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा। एक तरीके से इंडिया का जो डाइवर्जन है वो आपको एशियन लैंग्वेजेस की तरफ ही देखने मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आईसीसीआर जो है वो आया है एक नए प्रोजेक्ट के साथ, विच इज़ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप याद रखेंगे। ओके, आई एम हाईलाइटिंग द फैक्ट्स हियर। यहाँ पर होने क्या वाला है, देखिए कम से कम 5 से 10 लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ ईच ऑफ दीज कंट्रीज, सो दैट व्हाट कैन हैपन, यहाँ पर इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए कार्य किया जा सके। और बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप बात कर लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, तो ये भी यहाँ पर ऐसे बहुत से कोर्सेज ऑफर करता है जो नॉर्मल, जैसे सिंहला जो श्रीलंका की लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर पढ़ाई हो जाती है। तो इसी तरीके से व्हाट इंडिया विल डू, व्हाट आईसीसीआर विल डू, इट विल फैसिलिटेट दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस आईसीसीआर इज कंटिन्यूसली इन न्यूज़, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इट। देखिए आईसीसीआर की अगर हम बात करें तो 1950s में जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करवाया था। क्यों करवाया था? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इन्वॉल्व करती है इंडिया के एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशन, चाहे आप कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करें, कल्चर एक्सचेंज के थ्रू या डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू विद द अदर कंट्रीज पीपल। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल्चर इनिशिएटिव के लिए आईसीसीआर बहुत सारे अवार्ड्स भी रन करता है। जैसे आप देखेंगे डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट अवार्ड। जब हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो आईसीसीआर ने इसको इंस्टीट्यूट किया था 2015 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड इंडोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जिसको इंडिया में होस्ट किया गया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाते हैं, अगर आप एडिशनल फैक्ट्स देखते चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या पॉइंट्स या कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। होगा क्या, ये ऐसी फॉरेन पर्सनैलिटी या स्कॉलर्स को ये अवार्ड दिया जाता है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो इंडियन स्टडीज़ में, रिसर्च में, टीचिंग में या ऐसी किसी भी रिलेटेड फील्ड में। इसी के अलावा आपको वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड यहाँ पर देखने मिल जाएगा। जब हम वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड की बात करते हैं तो इसको अनाउंस किया गया था 16th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, जो कि हेल्ड हुई थी बैंकॉक में 2015 में। यहाँ पर उन फॉरेन पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इधर काम किया है, उनको इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरह से जेसिला बॉन अवार्ड हमें देखने मिलेगा, जो कि 1996 में यहाँ पर इंस्टीट्यूट किया गया था टू कमोमरेट एंड ऑनर द जर्मन इंडो रिलेशन एंड द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड इंडोलॉजिस्ट जेसिला बॉन। इनको कमोमरेट करने के लिए यहाँ पर ये अवार्ड यहाँ पर रखा गया था। तो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स जिस पर आईसीसीआर काम करता है एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इट। चलिए मूविंग फर्दर, एक एडिटोरियल आया है जो कहीं ना कहीं आपके आंसर राइटिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें इसमें नहीं है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट फर्स्ट। देखिए यहाँ पर स्पेस एज के बारे में बात की जा रही है। स्पेस एज यानी एक अलग अलग टाइम पर एक अलग अलग चीज़ें रही हैं जिन्होंने स्पेस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। कैसे? फर्स्ट स्पेस एज की बात की जाए तो ये 1957 का वो टाइम है जब सबसे पहले स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। वहीं 1961 की बात करो आप तो यूरी गार्गिन पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे दुनिया के जो स्पेस में पहुंचे थे। देन कम्स द नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने इतिहास रच दिया था मून पर वॉक करने में इन 1969। और इसी तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये वो टाइम था जब आप एक तरीके से देख रहे थे कि यहाँ पर एक टसल चल रहा था, एक कोल्ड वॉर का पीरियड था 1957 से लेके 1970, फिर 1970 से लेके आप देखेंगे तो लगभग 1990 तक, जहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे एक तरीके का कोल्ड वॉर चल रहा था कि कौन स्पेस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। इसी के बाद सेकंड स्पेस एज आई, जहाँ पर आप देखेंगे कि आज की डेट में जो 90% इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं बाय दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम निकल के आ जाता है स्पेस एक्स, जो कि एलोन मस्क जिसको ओन करते हैं, कि जो 90% ग्लोबल
लॉन्चेस हुए हैं 2020 से, आप वो देखेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर ने किए हैं। तो आप एक शिफ्ट देखिए कि फर्स्ट एज की जब हमने बात करी तो कोल्ड वॉर का पीरियड हमें देखने मिला, सेकेंड एज में हमें प्राइवेटाइजेशन देखने मिला। इसी तरीके से इंडिया में भी हमने एक बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट देखा, इंडिया में एक अलग तरीके की एंट्री होती हुई देखी। इंडिया की स्पेस एज की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी शुरुआत हमें देखने मिली, एक मॉडेस्ट एंट्री हुई जहाँ पे फर्स्ट स्पेस एज जो इंडिया की थी वो थी 1960। कैसे 1960? देखिए इंडिया को जो पहला साउंडिंग रॉकेट है वो यूएस ने सप्लाई किया, जिसका नाम क्या था, नाइकी अपाचे, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया गया था थुम्बा केरला से 1963 में। और इसी के बाद 1969 का वो पीरियड है जब इंडिया को रियलाइज़ हो गया कि ठीक है हमें भी एक अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और इंडिया बाहर आएगा विद द प्लान ऑफ इसरो। ठीक है, इंडिया इसरो के प्लान के साथ यहाँ पर बाहर आ जाएगा। एंड सिंस देन इंडिया स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट्स फेजेस। तो अगर आप पहले मेजर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इंडिया ने जो अपनी इनिशियल फेजेस लिए वो साइट्स के लिए जैसे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इंडिया ग्रेजुअली 1975 से 76 में आप देखेंगे तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आगे आ गया। देन यू विल सी इंडिया इनसेट और जी सेट जैसी चीज़ों में बाहर निकल कर आ गया ताकि वो बैकबोन प्रोवाइड कर सके कंट्री के टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन ग्रेजुअली यू विल सी कि इंडिया जो D2H या फिर ब्रॉडकास्टिंग या सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर काम कर रहा था, इंडिया विल टेक अ ग्रेजुअल शिफ्ट एंड इंडिया विल कम इनटू द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग। नाउ इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम ताकि वो जैसे ओशन सेट की बात कर लें, कार्टोसेट सीरीज़ की बात कर लें, या आज की डेट में गगनयान सीरीज़ की बात कर लें जहाँ पर इंडिया मैन मेड मिशंस की बात कर रहा है, मैन ह्यूमन को यहाँ पर भेजने की स्पेस में बात कर रहा है। तो इंडिया ने एक शिफ्ट लिया जीपीएस पे, गगनयान जैसे या नाविक जैसे मिशन पर, ताकि इंडिया क्या कर सके, नेविगेशन कर सके, ग्राउंड वाटर की रिसर्च कर सके, रिमोट मैपिंग कर सके, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर यील्ड्स को एनालाइज कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के सेकेंड हाफ का पार्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए होगा क्या, आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्पेस का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी इंडिया की रिच सोसाइटीज़ हैं, ब्रॉडबैंड्स हैं, ओटीटी हैं, नाउ एवरी वन इज़ यूजिंग एंड प्रॉमिसिंग 5G नेटवर्क। एंड बिकॉज ऑफ द 5G नेटवर्क इंडिया का जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडियन प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेकेंड स्पेस एज फ्रॉम लेस देन डजन स्पेस स्टार्टअप 5 years ago. There are over 100 today. That means यहाँ से लाखों जॉब्स निकल रही हैं और 2030 में आप देखेंगे तो 20 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर निकलने के चांसेस हैं। विच मीन्स एक इंडिया जैसे बाकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, सेकंड फेज़ आ चुका है, इंडिया भी अपने सेकंड फेज़ में एंटर हो चुका है। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो स्पेस इन्वेस्टमेंट है वो जो $3 मिलियन था, ठीक है, उससे बढ़कर $65 मिलियन हो चुका है 2021 में, और जो कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसरो टुडे इज working as an operator, service provider, licensor, rule maker, and also an incubator. It has steered India through the first space and need to do what it can do best now within its resources and its high quality manpower research. So this is something what India needs now is a proper legislation. एक space activities act चाहिए है जिसकी वजह से legal grounding, पॉलिसी पेपर, लोगों को जो प्रॉब्लम आती है उसको यहाँ पर सेटअप करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया जा सके। साथ ही आप देखेंगे तो इंडिया में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाज आल्सो सेटअप टू रिप्लेस द एंट्रिक्स, और एक तरीके से नया सिस्टम हमें रिसेंटली देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है AI फॉर द बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन।
देखिए, जब एआई की बात की जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज की डेट में आप देखेंगे तो चाहे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लें, पॉलिसी मेकर्स की बात कर लें, डेमोक्रेसीज़ की बात कर लें, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दिस टूल व्हाट इज़ डूइंग, ये पार्लियामेंटेरियंस को मदद कर रहा है कि वो अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं लेजिस्लेचर में उसको प्रिपेयर कर सकें, रिसर्च क्वालिटी को एनहेंस कर सकें, ताकि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आगे आ सकती है, उसको चेंज कर सकें। ठीक है, दे कैन ऑल्सो एम्पावर लेजिस्लेटर टू मेक इंफॉर्मेटिव एंड informed decision by having access to insight into citizens grievance also. So this is something what AI is doing nowadays. अब हो क्या रहा है, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो रहा है कि हमारे पास कोडिफाइड लॉ नहीं है। जो चैलेंज है करंट लॉ के साथ, दे आर मतलब वो एक तरीके से ओपेक हैं, इतने डिफ़िकल्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको समझ पाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो पाता है। सो जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़ हैं और लॉ इंटरप्रिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर, और एक ऐसे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की आवश्यकता है जहाँ से इनको बाहर लेकर आया जा सके। क्योंकि आप एआई की आज की डेट में बात करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज इट कैन असिस्ट parliamentarian in seeking citizens input for public consultation of law and preparing a manifesto also. It can also assist parliamentarian for their legislator, बिल के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, ये उसे प्रोवाइड कर सकता है, जिसके लिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं। अगर आज की डेट में हम यूनाइटेड स्टेट्स के द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ एआई टूल to automate the process of analyzing difference between bill amendments and the current law. In a similar manner, if you will see Netherlands, so the House of Netherlands, what it did, it has implemented the speech to write system, which convert voice to text and also translate voice into the written report, so that it will be easy for everyone to edit, to check, and to understand each and everything and every decision what is being taken. In a similar way what Japan is doing, Japan also introduced a AI tool for its legislature and also help in automatic selection of the relevant highlight in parliamentary debates. एंड सेम गोज़ विद द ब्राज़ील, जिसने इंट्रोड्यूस किया है अपना एआई सिस्टम एलाइसिस, जो कि सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग नाउअडेज। अब हो क्या सकता है, इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, इंडिया में जो लॉज हैं आज की डेट में उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा मशीन कंज्यूमर सेंट्रल लॉ इंजन है वो क्या कर सके, एक सिंगल सोर्स की तरह यहाँ पर काम कर सके, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 360 व्यू में लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच सके। एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, आप देखिए तो हमें जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अलग नोटिफिकेशन निकाले, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग नोटिफिकेशन निकाले, नाउ पीपल वर कंफ्यूज व्हाट टू डू, वेयर टू रीच, व्हाट टू गेट। तो एआई यहाँ पर मदद कर सकता है एक ओपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कंप्लाइंस होगा पूरे डेटा का, ये चेक करेगा, मान के चलिए किसी सिटीज़न को आवश्यकता है कि मुझे एक वेलफेयर स्कीम का पार्ट बनना है, it can identify that particular welfare scheme, about its eligibility and every basic detail that a citizen wants at a one point of time at one place itself, and by that you will see कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक शिफ्ट देख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या है, इंडियन अमेरिकन सीआर राव विंस नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट इन स्टैटिस्टिक्स एट द एज ऑफ 102। देखिए, 2 साल में मिलने वाला ये अवार्ड है ना। अब 2 साल में एक बार मिलता है ये अवार्ड, तो इसकी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंडियन अमेरिकन जो साइंटिस्ट हैं सीआर राव, इनको अवार्ड मिला है 2023 के लिए इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसे बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के जितना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जो प्रोफेसर राव हैं, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किए हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स
यहाँ पर इनके हैं जिसमें एक इनका बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी अटेनेबल इन द एस्टिमेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, जिसको 1945 में पब्लिश किया गया था। और इसी की मदद से क्या किया जाता है, 1948 में एक और पेपर इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया, अ नोवल जेनरिक अप्रोच टू टेस्टिंग हाइपोथेसिस नाउ वाइडली नोन एज द राउस स्कोर टेस्ट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 साल में एक बार ये अवार्ड मिलता है और भारतीय मूल के ये रहे हैं CR राव, इसीलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। और राव स्कोर टेस्ट किस चीज़ से संबंध है, स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस की नोवल जेनरिक अप्रोच है टेस्ट करने की, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, राव स्कोर टेस्ट। ठीक है, चलिए। सो दिस इज समथिंग जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट था। आई होप सारे के सारे आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.